लीजिए पेश खिदमत है मुक़द्दर नावल का पार्ट 39। मुहिउद्दीन नवाब साहब का बेहतरीन नावल है। आगे आगे और इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा क्योंकि मुक़द्दर हयात ख़ुद अब स्टोरी में शामिल हो चुके हैं। आगे आगे बहुत बेहतरीन नावल है। इंजॉय कीजिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। लीजिए नावल शुरू करता हूँ। मैंने इसके बेटे की जगह ले ली थी और इसकी ममता को जीत लिया था। मैं तो मुक़द्दर हूँ, मुझे किसी से दोस्ती करते और दुश्मनी करते देर नहीं लगती। सोचने की बात है कि मैं ऐसे लोगों से देर तक दोस्ती क्यों करूँ जो फितरतन लालची हैं और ईमान और ख़ुदगर्ज़ हैं, बेईमान और ख़ुदगर्ज़ हैं। बेशक मैं अभी दुर्दाना की ममता से खेलता रहा, इसके अंदर छुपी हुई माँ के जज्बात का शायद मजाक भी उड़ाता रहा, लेकिन अगर इसी माँ और दुर्दाना को पाशा फ़ोन करता और कहता कि मैं तुम्हारे बेटे की जगह हूँ, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, तुम्हारे बेटे की कमी को पूरी करूँगा, तो क्या वो एक टैक्सी ड्राइवर को अपना बेटा बना लेती? नहीं, वो मेरी मोहब्बत पाकर इसलिए रोई कि वो मुझे ख़रीब करना चाहती थी, मेरे पूरे ख़ानदान को बर्बाद करना चाहती थी। जब मैं आसानी से इसके हाथ आ गया और इसे अपनी माँ तस्लीम करने लगा तो इसके लाशऊर में यह बात थी कि आइंदा वो मुझे मोहरा बनाकर मेरे पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर देगी। इसी तरह मेरी वो फूफी जान फलकनाज थी और मेरी चच्ची जान बेगम आफ्ताब थी। सब खुदगर्ज़ और लालची थे। इन्हें मुझसे नहीं, मेरी दौलत और जायदाद से मोहब्बत थी और वो अपनी बेटी को मेरी दौलत से ब्याहना चाहती थी। मुझे इन्हीं पर अफसोस है कि इसकी राह की रुकावटें अभी दूर नहीं कर सकूँगा। पाशा इससे और उरुज से बिछड़ रहा था। मैं इसे किसी फिल्मी हीरो की तरह इन दोनों के पास नहीं पहुंचा सकूंगा। ऐनी की शामत आने वाली थी, वो आई ड्रॉप्स इसके आँखों तक आने वाले थे। मैं क्या कर सकता था? मुझे तो इसके हाथ की लकीरों के मुताबिक चलना है और चल रहा हूँ। फिर भी मैंने तो इतना तो किया था कि हादी मियाँ के ज़रिए एक शीशी तोड़ डाली थी। अब दूसरी शीशी किस घाट उतरेगी यही देखना रह गया था। वैसे ऐनी के हाथ की एक लकीर मुझे बहुत कुछ बता चुकी है। मैंने फ़ोन के ज़रिए पाशा से रब्ता किया, फिर कहा, वकील साहब, अखलाक अहमद ने मुझे ऐनी का मोबाइल नंबर दिया था। मैंने इस नंबर पर रब्ता किया तो तुमसे बात हुई थी, याद है ना? हाँ, मुझे याद है, तुम्हारा नाम मुक़द्दर हयात है। मैंने तुम्हें उरूज का फ़ोन नंबर बताया था। हाँ, मैंने इससे रब्ता किया तो ऐनी और उरूज दोनों से बात की थी। ऐनी के बारे में तुम्हारे क्या तासरात हैं? वो मेरी बहुत ही प्यारी बहन है, अगरचे सौतीली है, लेकिन मैं इसे सगे भाई से भी ज़्यादा मोहब्बत देने की कोशिश करूँगा। इस अमीरज़ादी की ज़िंदगी में एक मोहब्बत की कमी है जो पूरी नहीं होती है। वो अपने चचाज़ाद भाई ज़ीशान को बहुत चाहती है, एक बहन की भरपूर मोहब्बत देती रहती है, लेकिन पता नहीं ज़ीशान को क्या हो गया। पिछली रात से वो बगावत पर उतर आया है, हमारे मुताल्लिक़ गलतफ़हमी में मुब्तला हो गया है। मैं चाहूँगा कि तुम जल्दी आओ ताकि इस ख़ानदान में इस घर में इसे एक भाई की ममता मिलती रहे। मैं बोला, मोहब्बतें मिलने के बावजूद बदनसीबी तो पीछा नहीं छोड़ती। अब यही देखो कि तुमसे मोहब्बत करते हुए आज शादी करने वाले हो, लेकिन ये कैसी बदनसीबी है कि इसके रूबरू जाकर निकाह नहीं पढ़वा सकते। हमारे घर का एक भी फ़र्द तुमसे खुश नहीं है। तुम कांटों का सेहरा बांध कर निकाह पढ़वाने वाले हो। मैंने इसे समझाया था, जल्दबाजी अच्छी नहीं, शादी फिर किसी दिन हो जाएगी। फ़िलहाल हमें अपने हालात का सामना करना है। तुमने दुरुस्त समझाया था, फिर ऐनी ने तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी? इसके और उर्ज के लिए एसपी ज़ीशान चैलेंज बन गए थे। वो मुझे इनकी ज़िंदगी से बहुत दूर कर देना चाहते थे। मुझ पे फायरिंग भी इसी अदावत की वजह से है। इनकी हरकतें ऐनी और उर्ज के लिए चैलेंज बनी हुई है। उन्होंने यह फ़ैसला सुना दिया कि शादी आज ही होगी। हुई तो फ़ोन पर होगी, लेकिन होगी ज़रूर। मैं अपने ख़ानदान और घर से दूर हूँ, मगर बहू के बड़े बड़े तमाशे हो रहे हैं। अदावत के दुर्दाना बेगम का जवान बेटा मारा गया और तुम पर गोलियों
गोलियां चलाई गई हैं। क्या तुम ये नहीं समझते कि ऐनी और उरूज पर भी यानी उनकी भी जान जा सकती है या नहीं, किसी तरह का भी नुकसान हो सकता है, पहुंचाया जा सकता है। हाँ, ये अंदेशा है कि इनके साथ भी हो सकता है। वैसे ये दोनों बहुत ज़हीन हैं, इन सांपों को अच्छी तरह पहचानती हैं, ज़हानत और तदबीर से बचाव करेंगी, जैसा कि मैं अपना बचाव कर रहा हूँ। इस तरह कब तक रोपेश रहोगे? मेरा चचाजाद भाई जीशान एक पुलिस अफसर है, बड़े इख्तियारात का मालिक है। दुर्दाना बेगम भी बहुत पहुंची हुई खातून है। तुम्हारे बहुत दुश्मन हैं, दौलतमंद और ताकतवर हैं, इनसे कैसे बचोगे? मुझे सिर्फ ऊपर वाले का आसरा है। बहुत दुनिया में बहुत होते हैं, दुनिया में मारने वाले बहुत होते हैं, लेकिन बचाने वाला बस एक होता है। इसके बाद मुक़द्दर है, मुक़द्दर से उम्मीद रखी जाती है। मुक़द्दर मेहरबान हो तो दुश्मन अपनी दुश्मनियाँ भूल जाते हैं। मैं बोला, मैं नहीं मानता कि मुक़द्दर से दुश्मन अपने भूल जाएंगे, दुश्मनियाँ भूल जाएंगे। जो शैतान होते हैं वो कभी अपनी हरकत से बाज नहीं आते। शैतान हम इंसानों के अंदर ही होता है। जिसे बदलना चाहता है तो इस शैतान के अंदर खुदा बदलना चाहता है तो इसे शैतान के अंदर रफ्ता नीयत होती है और दुश्मन अचानक ही दोस्त बन जाता है। अच्छी बात है, मैं भी देखूंगा कि तुमसे दुश्मनी करने वालों में से कौन तुम्हारा दोस्त और मददगार बनेगा। ठीक है, अब 6 बज चुके हैं, इधर निके की तैयारी पूरी हो चुकी होगी, खाजी साहब आ चुके होंगे और तुम्हें फ़ोन पर मुखातिब करेंगे, इसलिए मैं राब्ता ख़त्म कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा ये चैलेंज ना रहे। मैं तुमसे शादी की पेशगी मुबारकबाद दे रहा हूँ, खुदा हाफिज़ कह रहा हूँ। मेरी दुआ है बखैरियत निकाह हो जाए। वैसे शादी का खुदा ही हाफिज़ है। खुदा हाफिज़। मैंने राब्ता ख़त्म कर दिया। शाम के 6 बजने वाले थे। निकाह पढ़वाया जाने वाला था। सैयद तराब अली शाह अपनी बेगम, अपनी होने वाली बहू डॉक्टर आरजू के साथ वहाँ मौजूद था और ऐनी रूठी हुई बैठी और उससे मिलना भी चाहते थे और ऐनी को मुबारकबाद भी देना चाहते थे। ऐसे वक्त में हशमत की कोठी में तना बैठा हुआ था। इसे आरजू के फ़ोन का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था। वो इसे बताने वाली थी कि जवाद उरूज के बैग में जो दवा उरूज के बैग में रखी हुई है, इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। अगर नहीं तो फिर इस्तेमाल ना करने की वजह क्या है। अगर इनकी ये प्लानिंग काम हो रही है तो या नहीं, आइंदा क्या करना होगा। क्या वहीं शादी गरीब में कोई चाल चली जा सकती है। हशमत वहीं अपनी कोठी की 4 दीवारी में बैठे बैठे बहुत कुछ मालूम करने वाला था। इसकी माँ और इसकी महबूबा आरजू भी यही जायज़ा लेने वाली थी कि जीशान के तेवर कैसे हैं, क्या सलाह सफाई पर आमदा हो सकता है। इसे यकीन था कि इसका बाप अपने बेटे की खातिर जीशान से माफ़ी मांगेगा, इसका दिल साफ़ करने की कोशिश करेगा। अगर बात बन गई, सुलह हो गई तो जीशान की तरफ से इंतकामी कार्रवाई का अंदेशा नहीं रहेगा। वो अपने हालात के पेश नज़र सिर्फ जीशान को ही अपना जानी दुश्मन समझ रहा था। ये सोच भी नहीं सकता था कि दुर्दाना दर पर्दा दुश्मनी करेगी और वो ऐसा कर रही थी। इसने शहबाज दुर्रानी के एक महारत से कह दिया था कि हशमत को बेवक्त दहशत में मुब्तला किया जाए और ये तासर दिया जाए कि एसपी जीशान इस पर हमला करवा रहा है और अपने घर की 4 दीवारी में भी महफूज नहीं है। फ़ोन की घंटी ने हशमत को चौंका दिया। वो सोफ़े पर सीधा होकर बैठ गया। इसका ख्याल था कि आरजू इसे मुखातिब कर रही होगी। इसने झुककर CLI पर नंबर पढ़ा तो पता चला कि नया
नंबर है, किसी अजनबी का फ़ोन है, रॉन्ग नंबर भी हो सकता था। इसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया, फिर कहा, हेलो कौन? दूसरी तरफ से एक भर्राई हुई आवाज़ सुनाई दी, हम तुम्हारे बाप हैं। और गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रहे हो? अबे कुत्ते, गुस्सा दिखा रहा है, आराम से बैठा हुआ है, ये नहीं जानता कि तेरे सर पर मौत नाच रही है। इसने परेशान होकर इधर उधर देखा। अजनबी फ़ोन पर कह रहा था, तेरा बाप इतना दौलतमंद है कि अपने गेट पर एक मुसल्ला गार्ड नहीं रख सकता। ऐसे में मौत किसी रोक टोक के बगैर तेरे पास आ सकती है, यानी वो खौफ से हिकलाते हुए बोला, तुम कौन हो? अभी तो कहा है कि हम तुम्हारे बाप हैं। तू समझता है कि एक पुलिस वाले से दुश्मनी लेकर आराम की ज़िंदगी गुजारेगा? तेरी समझ में ये बात नहीं आई कि पुलिस वाले ज़मानतनामे को मौत का परवाना बना देते हैं? हाँ, मैं अपनी गलती समझ रहा हूँ। अभी एसपी साहब के पास जाऊँगा, इनके कदमों में गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगूंगा। घर से बाहर कैसे जाएगा? बाहर तो कदम कदम पर मौत है। क्या अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद नहीं करेगा? क्या ये चाहता है कि मौत बाहर से अंदर आ जाए? वो फौरन ही रिसीवर को फेंक कर खड़ा हो गया, तेज़ी से चलता हुआ बल्कि दौड़ता हुआ बाहर आया और मेन गेट को लॉक कर दिया। खिड़कियों पर लोहे की जालियां लगी हुई थी। बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन तड़तड़ा चलने वाली गोली अंदर आ सकती थी। वो खिड़कियों को बंद करने लगा। एक खिड़की को बंद करते वक्त ठाएं से गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। यूँ लगा जैसे वो गोली खिड़की के करीब ही आकर कहीं लगी है। वो मारे खौफ के इस तरह फर्श पर गिर पड़ा जैसे गोली इसे लगी हो। वो थरथर काँप रहा था। इन लम्हात में वो समझ रहा था कि एसपी जैसे पुलिस ऑफिसरन बहन को छेड़ने का नतीजा क्या होता है। ऐसे ही वक्त इसे ख्याल आया कि कोठी का पिछला दरवाज़ा जो किचन के अंदर खुलता है वो लॉक नहीं है। वो दौड़ता हुआ कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता हुआ किचन में आया और दरवाजे की तरफ देखा तो इसके दोनों पट लगे हुए थे, लेकिन कुंडी चढ़ी हुई नहीं थी। इसने तेज़ी से आगे बढ़कर कुंडी चढ़ाई, फिर दरवाजे को लॉक कर दिया। ऐसे वक्त फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो गोली दरवाजे के नीचे हिस्से में आकर लगी थी। वहाँ एक सुराख हो गया था और उछलकर फर्श पर दूर जा गिरा। खौफ से लरजने लगा। इसे कोठी के चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। वो तौबा कर रहा था, अगर गड़गड़ा रहा था, मैं कान को हाथ लगाकर तौबा करता हूँ, कभी किसी पुलिस वाले से दुश्मनी तो क्या दोस्ती भी नहीं करूँगा। ज़ीशान भाई, मुझे माफ़ कर दें। मैं आपकी बहन को हाथ लगाना तो दूर की बात है, आँख उठाकर भी नहीं देखूँगा। बस एक बार माफ़ कर दें। माफ़ी का जो भी रास्ता है मुझे बताएं, मैं इस रास्ते पर चलूँगा और हर तरह से माफ़ी मांगूँगा। इधर गोलियां चल रही थी और उधर शादी की चहल पहल थी। अगरचे वो शादी धूमधाम से नहीं हो रही थी, फिर भी कितने ही रिश्तेदार जमा हो गए थे। रंग बिरंगे मलबूसात में औरतें लड़कियां हंस बोल रही थी। त्राबली भी अपनी बेगम और होने वाली बेगम आरजू के साथ वहाँ मौजूद था। उरूज ऐनी के कमरे से आकर अपनी माँ के गले लग गई थी। बाप ने इसके सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटी, क्या माँ बाप इसी तरह नाराज़ होते हैं? वो बोली, डैडी, इस खुशी के मौके पर नाराज़गी की बात ना करें। ठीक है बेटी, हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी ऐनी से मिलेंगे, इससे माफ़ी मांगेंगे। आप क्यों माफ़ी मांगेंगे? गलती आपने या मम्मी ने नहीं की है। आप लोगों से ऐसे कोई शिकायत नहीं है। आप ऐनी से भी ऐसी कोई बात ना करें। इसकी माँ ने कहा, चलो, जो तुम कहती हो हम वही करेंगे। मेरी होने वाली बहू और अपनी होने वाली भाभी से तो मिलो। इसने आरजू की तरफ इशारा किया। उरूज ने इससे सवालिया नज़रों से देखा, फिर पूछा, होने वाली भाभी? किसकी होने वाली भाभी है बेटी? तुम्हारी भाभी, हमारी होने वाली बहू। सॉरी मम्मी, मेरा कोई भाई नहीं है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं जो था वो मर चुका है। मैं शादी के घर में इसकी मौत की कोई बात करना नहीं चाहती और ना ही आपके कुछ सुनना चाहती हूँ। तुराब अली ने अपनी बीवी से कहा, बेगम, मैं तुम्हें समझाया था हशमत के हवाले से कोई बात ना करना, लेकिन हम अपनी होने वाली बहू का तारुफ करवाए हैं यहाँ इस शादी के घर में। मालूम
तो होना चाहिए कि हम किसी अपने साथ लाए हैं। उरुज बोली, आप रिश्तेदारी ना बताएं, यहाँ आकर इससे कोई सवाल ना करेगा। फिर वो आरजू से मुखातिब होकर बोली, मैं किसी रिश्तेदार से नहीं, एक मेहमान की हैसियत से वेलकम करती हूँ, तुम बात का बुरा ना मानना। आरजू ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। उरुज इससे मुसाफा किया। आरजू ने कहा, मैं जानती हूँ हशमत से आपकी जो शिकायत है वो बिल्कुल जायज़ है, इसलिए इस सिलसिले में कोई बहस नहीं करूँगी और बुरा भी नहीं मानूँगी। ऐसे ही वक्त अखलाक अहमद साहब काजी साहब के साथ आ गए। उरुज इनका इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ गई। आरजू ने इसे जाते हुए देखा, फिर धीरे दिल में कहा, मेरे होने वाले शोहर के खिलाफ बोल रही हो और कह रही हो कि बुरा ना मानो। मैं तो यहाँ जिस मकसद के लिए आई हूँ, खुदा करे वो मकसद पूरा हो जाए। अखलाक अहमद ने उरुज से कहा, काफ़ी रिश्तेदार आ चुके हैं, अच्छी चहल पहल हो गई है, बहरहाल दुल्हन तैयार है। उरुज बोली, बिल्कुल तैयार है, आप तशरीफ़ रखें। अखलाक अहमद ने कहा, इन्हीं को यहाँ टेलीफोन के पास बुलाओ, ले आओ, यहाँ से पाशा के साथ रब्ता किया जाएगा, मैं इसे अभी लेकर आती हूँ। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगी। इसकी माँ और आरजू भी इसके पीछे चलने लगी। आरजू इसी फिक्र में लगी हुई थी कि आखिर दवा की शीशियाँ कहाँ गईं। अगर उरुज के पास नहीं है तो फिर ऐनी के कमरे में होंगी। वो सब ऐनी के कमरे में आई और दुल्हन बनी एक कुर्सी पर दोनों हाथों से मुंह ढांपे सर झुकाए बैठी हुई थी। उरुज ने जल्दी से आकर बढ़कर पूछा, क्या हुआ? आंखों में दर्द हो रहा है। ऐनी ने कहा, हाँ। ऐनी ने हाँ के अंदाज में सर रहा। उरुज ने अपनी पेशानी पर हाथ मारकर कहा, मेरी भी मत मारी गई है, इतनी देर ये सोच रही हूँ आंखों में दवा डालूं, फिर दोबारा भूल जाती हूँ। चल बेड पर लेट जा, मैं अभी दवा डाल रही हूँ, तुझे आराम आ जाएगा। आरजू की नज़रें मेज़ पर रखे हुए बैग पर जमी हुई थी। वो उरूज के इस बैग को अच्छी तरह पहचानती थी। इसने इसमें से शीशा निकाल कर इनमें मज़र रसा दवा मिलाई थी। अब वो सोच रही थी, मैं वक्त पर पहुंची हूँ, हमारा मंसूबा अब कामयाब होने वाला है। ऐनी बेड पर जाकर लेट गई। उरूज ने अपने बैग की तरफ जाने लगी तो ऐनी ने कहा, दवा बैग में नहीं है, तूने इसे बाहर निकाल कर रखा था, इसमें से एक शीशी हादी मामू से टूट गई है। उरूज ने ताजुब से पूछा, हादी मामू ने शीशी क्यों तोड़ दी? बस हाथ से छूट गई थी, अब वो मामू जान है, इनसे क्या कहा जा सकता है। दूसरी शीशी कहाँ है? ऐनी ने तकिए के नीचे हाथ डालते हुए कहा, मैंने यहाँ रखी है। उरूज ने शीशी को लेकर देखा, दवा का नाम पढ़ा, फिर कहा, ठीक है, पहले मुझे यही दवा डालनी थी। वो ढक्कन खोलने लगी। आरजू दम साधे देख रही थी और समझ रही थी कि अभी कुछ देर में शादी का घर मातम खुदा बनने वाला है। वो दुल्हन निकाह कबूल करने से पहले अंधी होने वाली है। उरूज को वो दवा इसकी आंखों में टपकाने से कोई नहीं रोक सकता था। किसी को किसी तरह का भी शुबा नहीं था, इस मुकद्दर में अंधा होना लिखा था, इसलिए कि वो अंधी होने वाली थी। ऐनी बेड पर चारों खाने चित लेटी हुई थी। इसकी एक हथेली खुली हुई थी। इस हथेली की लकीरों पर मैं खड़ा हुआ था और खुशबख्ती की लकीरें कह रही थी, स्टॉप, अपने हाथ रोक लो। पुरुष का शीशे वाला हाथ ऐनी के हाथ की तरफ जा रहा था। ऐसे वक्त इसकी कलाई एक मजबूत गिरफ्त में आ गई। वो हाथ था किसका? वो हाथ किसी का भी हो सकता है, मगर गिरफ्त मुकद्दर की थी। मैं क्या हूँ? मैं मुकद्दर हूँ, एक बाजीगर हूँ, हाथों की लकीरों पर चलता हूँ, तुम्हारा हमसफ़र हूँ, तुम्हारा दोस्त भी हूँ और तुम्हारा दुश्मन भी हूँ, तुम्हारे साथ जन्म लेता हूँ, तुम्हारे साथ मर जाता हूँ। मैं मुकद्दर हूँ, एक बाजीगर। सब चौंक कर देख रहे थे। उरुज की कलाई ज़ीशान की गिरफ्त में थी। ज़ीशान ने वो शीशी इसके हाथ से छीन कर सबको दिखाते हुए कहा, ये एक जहरीली दवा है, मेरी बहन को अंधी बनाने की कोशिश की जा रही है। सब ने हैरानी से यह बात सुनी। उरुज एक झटके से अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली, भाईजान, आप हद से बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा इल्ज़ाम दे रहे हैं जिसे आप साबित नहीं कर सकते। ऐनी भी उठकर बैठ गई थी। फिर बोली, भाईजान, आखिर आपको क्या हो गया है? अचानक इसी अदावत पर क्यों उतर आए हो? डॉक्टर आरजू का चेहरा उतर गया था। वो मायूस हो गई थी।
वो आँखों तक पहुँचते पहुँचते रह गई थी। मंसूबा नाकाम हो गया था। वो सोच रही थी, पता नहीं पुलिस ऑफिसर को हकीकत कैसे मालूम हो गई। जीशान ने कहा, नहीं मैं अदावत नहीं कर रहा हूँ और ना ही उरूज को कोई इल्ज़ाम दे रहा हूँ। ये अच्छा ही है कि इसके वालिदैन भी यहाँ मौजूद हैं। इन्हें एक कैसेट सुनाना चाहता हूँ। इस्मा एक बड़ा सा टेप रिकॉर्ड लेकर आई थी। इसे सेंट्रल टेबल पर रख रही थी। जीशान ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले जनाब तुराब अली शाह के बेटे और उरूज के भाई अहमद ने मुझसे फ़ोन पर गुफ्तगू की थी। मैंने इसकी तमाम बातें इस कैसेट में रिकॉर्ड की हैं। वो इस वक्त अपनी कोठी के दरवाजे की खिड़कियां बंद किए हुए बैठा हुआ है और खौफ से लरज़ रहा है। इसका ख्याल है कि मैं इस पर फायरिंग करवा रहा हूँ। बहरहाल आप ये कैसेट सुने। इस्मा ने रिकॉर्ड को ऑन कर दिया। कैमरे में गहरी खामोशी छा गई थी। फिर इस रिकॉर्ड से अहमद की आवाज़ उभरने लगी। वो बुरी तरह सहमा हुआ था और आजिज़ी से कह रहा था, जीशान भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं आपका और ऐनी का गुनहगार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी सगी बहन उरूज की तरह वो भी मेरी बहन है। हमला श- मुझे इस पर शर्मनाक हमला नहीं करना चाहिए था। इस वक्त गोली की आवाज़ सुनाई दी। बेगम ने चीख कर कहा, हाय कोई मेरे बच्चे को गोली मार रहा है। जीशान ने कहा, प्लीज़ खामोश रहे, प्लीज़ खामोश रहें। जब तक ये कैसेट चलता रहे तब तक कोई ना बोले। अब जीशान की आवाज़ कैसेट रिकॉर्ड से सुनाई दे रही थी। बेवकूफ़ के बच्चे, मैं गोलियां नहीं चला रहा हूँ, तेरे अमाल का नतीजा है। अहमद ने कहा, नहीं भाईजान, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप मुजरिमों को कभी माफ़ नहीं करते। अगर मुझे माफ़ कर दें तो मैं अभी आईनी को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लूँगा। इसकी ज़िंदगी इस वक्त ख़तरे में है। जीशान धाड़ा, क्या बकवास कर रहे हो? इसकी ज़िंदगी किस तरह ख़तरे में है? पहले आप आईनी की कसम खाकर कहें मुझे माफ़ कर देंगे। जीशान ने कहा, ठीक है, मैं आईनी की कसम खाकर कहता हूँ तो मैं माफ़ कर दूँगा। तुमसे कभी इंतकाम नहीं लूँगा, बस तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। हशमत की आवाज़ उभरी, अब आप अभी आईनी के कमरे में जाएं, वहाँ उरूज के बैग में 2 आई ड्रॉप्स की शीशियाँ हैं। इन शीशियों को फ़ौरन अपने कब्ज़े में ले लें। इनमें जहरीली दवाएँ भरी हुई है। मैं इनमें से कोई भी दवा इन्हीं के आँख में जाएगी तो वो मुकम्मल अंधी हो जाएगी। डॉक्टर आरजू परेशानी से अहमद की आवाज़ सुन रही थी। इसने अचानक ही कामयाब होने वाले मंसूबे को ख्वाब में मिला दिया था। जीशन की आवाज़ उभरी, जल्दी बताओ, इन आई ड्रॉप्स में जहरीली दवा किसने मिलाई? डॉक्टर आरजू ने थूक निगल कर रिकॉर्डिंग की तरफ देखा। अहमद की आवाज़ सुनाई दी, मेरी होने वाली बीवी आरजू ने और मैंने। देखिए जीशान भाई, आप हमें माफ़ करने का वादा कर चुके हैं। इस्मा ने रिकॉर्ड बंद कर दिया। तराब अली और बेगम शाह ताजुब से डॉक्टर आरजू को देख रही थी। वो सबसे नज़रें चुरा रही थी। उरूज शदीद गुस्से की हालत में इसके करीब आई। फिर इसे एक ज़ोरदार तमाचा रसीद करते हुए जीशान से बोली, भाईजान यही डॉक्टर आरजू है। जीशान अपने कमरे से सिर्फ टेप रिकॉर्ड ही नहीं, हथकड़ी भी लाया था। इसने आरजू के हाथ में हथकड़ी पहना दी। ये है मेरा तमाशा। जिन दुश्मनों ने ऐनी का मुकद्दर बिगाड़ना चाहा था, अब इनका मुकद्दर बिगड़ रहा था। इस दवा में जहर मिलाने वाले हाथों पर गोलियां चलाने वाले यही तासीर दे रहे थे कि ये गोलियां जीशान की तरफ से चलाई जा रही हैं। इस तरह इससे दहशतज़दा होकर इकबाल जुर्म कर चुका था। बेगम शाह ने इस कैसेट रिकॉर्ड के ज़रिए सुना था कि इसने हशमत पर गोलियां चलाई जा रही थी। तभी इसे वो अब बेटी अपने बेटे के पास जाना चाहती थी, लेकिन इस वक्त बहुत ही गज़बनाक पुलिस अफसर बना हुआ था। इसने सख्ती से ये हुक्म दिया था कि इसके कमरे से कोई बाहर ना निकले। और हम उभरने वाली हशमत की आवाज़ तवज्जो से सुनी। वो सब तवज्जो से सुन रहे थे। सैयद तुराब अली शाह का चेहरा शर्म से झुक गया था, क्योंकि हशमत ने इतराफ़ कर लिया था कि इसने एक बार ऐनी की इज़्ज़त पर हमला किया था और नाकाम रहा था। फिर दूसरी बार इसने आई ड्रास में जहरीली दवा मिला दी थी। इसके इस्तेमाल के बाद ऐनी अंधी होने वाली थी। अब वो अचानक बच गई तो इसे ऐसा तहफ़्फ़ुज़ के पीछे मेरा एक लंबा खेल था। इस खेल में हशमत, दुर्दाना, शहाब और जीशान सभी अपना अपना रोल अदा कर रहे थे। मैं दिन रात ऐसे खेल सभी के साथ खेलता रहता हूँ और खेलने वाले समझ नहीं पाते कि आगे चलकर इनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि मैं मुक़द्दर हूँ।
हशमत की महबूबा बेगम शाह और सैयद तुराब अली शाह की होने वाली बहू आरजू भी नहीं जानती थी कि क्या होने वाला है। वो तो खुशफहमी में मुब्तला थी कि बीज बो दिया है, कांटे की फसल ज़रूर उगेगी। ये भूल गई थी कि कागज़ के कांटों में गुलाब भी लगता है। बेगम शाह और सैयद तुराब अली शाह के सर नदामत से झुक गए थे। अब वो बेटे की खैरियत मालूम करने के लिए घर की तरफ जाना चाहते थे। ऐसे वक्त जीशा ने इनको टटोलने वाली नज़रों से बहू को हथकड़ियाँ पहना दी। फिर इसने तुराब अली और इसकी बेगम को देखते हुए कहा, मैं आप लोग क्या क्या हैं? आपका ख़ानदान, आपका बेटा और आप होने वाली बहू। बेटा जुर्म करता है और आप वालिदैन होकर इसके जुर्म पर पर्दा डालते हैं, इसकी ज़मानत हासिल करते हैं और आपकी होने वाली बहू जुर्म में पेश रहती है। बेगम शाह ने गड़गड़ा कर कहा, बेटे तुम चाहे जितनी भी बातें कर लो, जितनी चाहे सज़ा दो, लेकिन अभी मुझे बेटे के पास जाने दो। नहीं, इन पर गोलियां चला रहा है, कोई इन पर गोलियां चला रहा है, मैं जाकर इसे अपने आंचल में छुपा लूँगी। ज़ीशान बोला, माँ का आंचल बहुत मुक़द्दस होता है, इसके किसी भी मुजरिम को छुपाया नहीं जा सकता, ख्वाह वो बेटा ही क्यों ना हो। आप यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। पहले मेरे सवाल का जवाब देना होगा कि उरूज को छोड़कर आप और आपका पूरा ख़ानदान मेरी बहन का दुश्मन क्यों है? आप क्यों इसे अंधी बनाना चाहते थे? सैयद तुराब अली शाह ने कहा, बेटे मैं खुदा और रसूल की कसम खाकर कहता हूँ, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं जानता। मेरा बेटा और होने वाली बहू इन्हीं को अंधी बनाने की साजिश कर रहे हैं। मुझे अंदाज़ा होता कि ये सब कुछ करने वाले हैं तो मैं उरूज को पहले से इनके साजिश से आगाह कर देता। आप क्या आगाह करते हैं? इस दुनिया में इतनी लंबी उम्र गुजारने के बाद क्या इतनी सी अक्ल नहीं है कि आप मुजरिम को पनाह देंगे तो वो मुजरिम आपकी पनाह में रहकर दूसरा भी जुर्म भी कर सकता है। आपके बेटे ने भी आपकी पनाह में रहकर यही किया है। उरूज बोली, डैड आप ये कहेंगे कि अपने बेटे के जुर्म में बराबर की शरीक नहीं है तो कोई नहीं मानेगा। आपके इस बेटे की खातिर मैंने घर छोड़ दिया। आपको और मम्मी को मंजूर था कि बेटी चली जाए मगर बेटा हाथ से ना जाए। इससे बड़ी ज़िल्लत क्या हो सकती है कि आपके इसी बेटे ने ये जहरीली दवा आपकी इस बेटी के हाथों पर पहुंचाई। जुर्म बेटा कर रहा और इसका इल्ज़ाम एक बेटी पर आने वाला था। अगर ये इल्ज़ाम मुझ पर आ जाता तो आप इस बेटी को मुजरिम कहलवाने के लिए इसी तरह छोड़ देती जिस तरह घर से बाहर जाने के लिए छोड़ दिया था। इस तरह आपके बेटे के जुर्म पर एक और पर्दा पड़ जाता। तुराब अली शाह ने दोनों हाथों से सर थाम कर कहा, बस करो, बस करो। मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ जितना तुम मुझे गिरा रही हो। खुदा गवाह है, अगर मुझे इस जहरीली दवा का इल्म होता मैं सबसे पहले तुम्हें इत्तला देता। ऐनी भी तुम्हारी तरह मेरी बेटी है। मेरी इस बेटी को इससे कोई दुश्मनी नहीं है। बेशक पहली बार मैंने अपने मुजरिम बेटे की ज़मानत की थी, लेकिन इसके बाद पछता रहा हूँ, शर्मिंदा हो रहा हूँ। आज तो नदामत की ऐसी इंतहा है कि चुपचाप जाकर खुदकशी करने को दिल चाहता है, मगर क्या करूँ, बुज़दिल हूँ, अपनी जान लेने का हौसला नहीं है। मुझे कोई मार डाले तो इसका बहुत बड़ा एहसान होगा। ज़ीशान बोला, ऐसी जज्बाती बातों से मैं मुतासर होने वाला नहीं हूँ। उरूज का लिहाज कर रहा हूँ, इसलिए बड़ी सहूलत से पूछ रहा हूँ कि क्या इतना कुछ होने के बाद आप अपने बेटे को मुजरिम तस्लीम कर रहे हैं? इसने इस बात में सर हिलाकर कहा, मेरा बेटा मुजरिम है। लीजिए यहाँ पर रोक रहा हूँ, पार्ट नंबर 39 रोक रहा हूँ। एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए, आगे और इंटरेस्टेड होने वाली है।